हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नाज़नीन शेख और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे क्लास 12 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को समझने के लिए सबसे पहले हमको जानना होगा, इनके सारे चैप्टर्स को तो डेफिनेटली हम आगे 1 बाय 1 लेसन में करते जाएंगे, लेकिन पहले समझना ज़रूरी है कि इकोनॉमिक्स जो है उसका मतलब क्या होता है और हमारे सिलेबस का हिस्सा क्यों है आखिर इकोनॉमिक्स। सबसे पहले तो बच्चों, इकोनॉमिक्स जो है वो हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हमें दुनिया की समझ आ सके। हम इस दुनिया में रह रहे हैं तो हमको इसकी समझ होना बहुत ज़रूरी है ताकि जितने भी लोग हैं, जितने भी बिजनेसेस हैं, जितने भी तरीके के मार्केट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं हमारी कंट्री में और हमारी कंट्री के अलावा बाहर की कंट्रीज़ में भी जो मार्केट्स एग्जिस्ट करते हैं उसके बारे में समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखो बच्चों, अगर आप ये सब नहीं समझोगे ना तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा कि कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्यों इतना है, इंटरेस्ट रेट्स क्यों बढ़ते जा रहे हैं या कम होते जा रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए ही हमें अपनी इकोनॉमी के बारे में, यानी हमें अपने नेशन के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए ये सब्जेक्ट हमारे सिलेबस का भी एक हिस्सा होता है जो हम अपने स्कूल सेक्शन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। स्कूल में हमने बहुत ही कम तर पर पढ़ा था इकोनॉमिक्स को, जो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स डिवाइड हुआ था, लेकिन अभी क्लास 11 के बाद से आपको TY तक आपका इकोनॉमिक्स जो है एज मेजर सब्जेक्ट और कंपलसरी सब्जेक्ट रहने ही वाला है आपके सिलेबस में। ओके, तो बिना वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स, जिसका हम सबसे पहला चैप्टर जो है वो शुरू करने वाले हैं। ओके, तो ये है हमारा पहला चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है बच्चों? माइक्रो और मैक्रो दोनों ही हमारे इकोनॉमिक्स की इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करती है, हमारे इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करती है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एज अ नेशन एंटायर इकोनॉमी को जो एग्रीगेट स्टडी होती है उसको हम बुलाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे मैंने आपको बोला, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। यानी कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो है, जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, उसकी दो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये जो टर्म दिया है यहाँ पर माइक्रो, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल और अ मिलियंथ पार्ट। यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो टर्म दिया है हमको माइक्रो, ये डिराइव किया गया है एक ग्रीक वर्ड से। कहाँ से डिराइव किया गया है? ग्रीक वर्ड से। वो ग्रीक वर्ड क्या है? वो ग्रीक वर्ड है माइक्रोस, MIKROS। ग्रीक वर्ड है MIKROS, जिसका मतलब होता है स्मॉल और अ मिलियंथ पार्ट। स्मॉल यानी कि इंडिविजुअल लेवल पर हम स्टडी करने वाले हैं, तो बहुत ही छोटे छोटे हिस्से हमने करके रखे हैं जिसकी हम आगे जाके पढ़ाई करने वाले हैं हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट ब्रांच है हमारी वो है हमारी मैक्रो, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। इस शब्द को डिराइव किया गया है अगेन ग्रीक एक टर्म है जिसको बोला जाता है मैक्रोस, MAKROS, मैक्रोस, जिसका मतलब होता है लार्ज। यानी कि हम इसको बहुत ही बड़े पैमाने पर, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज हमारी जो है वो स्टडी होने वाली है। अब ये जो टर्म दिए गए हैं ये कहाँ से आए हैं? ये हमारे एक नॉर्वेगियन के इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है रगनार फ्रिश, जो कि ओस्लो यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। तो वहाँ से इन्होंने क्या किया है, अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट किया है 1933 में, और इन्होंने इस दो टर्म्स को क्या किया है, इन दो टर्म्स को हमारे सामने प्रेजेंट किया है। कौन से दो टर्म? जो कि हमारी इकोनॉमिक्स की दो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, अब इसी के साथ साथ ये जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, नॉर्वेगियन इकोनॉमिस्ट रगनार, जिन्होंने हमारे सामने ये कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है, तो ये है वो हमारे इकोनॉमिस्ट जो कि नोबेल प्राइज़ भी जीत चुके हैं इकोनॉमिक्स में 1969। अब ये जो है बच्चों, ये आपको सिर्फ ऑथर के बारे में या फिर जिन्होंने उस थियोरी को लाया है उनके बारे में थोड़ी बहुत छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दी है, तो ज़रूरी नहीं है आप इन सबको याद करें, लेकिन आपकी समझ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इकोनॉमिक्स में अपना कोई फ्यूचर बनाना है, वहाँ पर आपको कोई स्कोप है आपके स्टडी का, तो अगर आपको वहाँ जाना है इस फील्ड में, तो आप इन सारे इकोनॉमिस्ट का नाम, उनका डिटेल्स, हर एक चीज़ याद कर सकते हैं। लेकिन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 12th स्टैंडर्ड के आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इनके बारे में डिटेल में चीज़ों को याद रखने की। हाँ, ये थियोरी को
किसने लाया था, किसने इंट्रोड्यूस किया, कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस की गई है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना ज़रूरी है। उससे ज़्यादा आपको ऑथर के बारे में या उनकी लाइफ के डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे रिलेटेड आपकी HSC में कुछ भी नहीं पूछे जाने वाला है। ओके, अब इसी के साथ साथ हमको यहाँ पर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि एल्फ्रेड मार्शल जो हमारे नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने इन थियोरीज को, काफ़ी सारी थियोरीज उन्होंने भी लाई है। तो ये जो हमारी थियोरी है माइक्रो इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक की, बेसिकली ये अप्रोच क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, इन सब के टाइम पर भी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा डिटेल में कोई लेकर आने वाले हैं तो वो है हमारे प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, जिन्होंने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स लिखी थी। 1890 में इसको पब्लिश किया गया है। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना हर वक्त बहुत ज़रूरी है, इसीलिए याद रखना ज़रूरी है बच्चे, क्योंकि आगे जो हमारी थियोरीज आएगी अगले चैप्टर्स में जो हम पढ़ने वाले हैं, तो उसके अंदर जो थियोरीज आने वाली है, थियोरी ऑफ सप्लाई, थियोरी ऑफ डिमांड, तो इन सब के लिए हमको जो लिखना होता है ऑथर के बारे में, तो हमको बताना होता है ये थियोरी आई कहाँ से है, कैसे लिखी गई है, कहाँ से लिखी गई है। तो इसीलिए ये इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल से लेकर ईयर 1890 तक हमको याद होना बहुत ही ज़रूरी है। तो बस अगर आपने इतना याद कर लिया तो आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। ये आपके रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है, तो डिटेल में आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब हम शुरू करने वाले हैं बच्चों हमारे इस टॉपिक के साथ में, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे मैंने आपको अभी अभी समझाया है बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो माइक्रो जो टर्म है एक ग्रीक टर्म से डिराइव किया गया है, जो कि माइक्रोज है, जिसका मतलब होता है स्मॉल और अ मिलियंथ पार्ट, यानी कि स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। यानी कि अगर समझ लो ये हमारी एंटायर इकोनॉमी है, तो हम इस इकोनॉमी के सिर्फ इतने से हिस्से को अगर पढ़ रहे हैं तो ये हो जाता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, और ये जो बचा हुआ पार्ट है ये हो जाता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स दस डील्स विद अ स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। ये पूरी नेशन है, तो इस पूरे नेशन का जो हिस्सा है हमारा, इसमें से हम कौन सा पार्ट पढ़ने वाले हैं, सिर्फ इस पार्ट को पढ़ने वाले हैं, सिर्फ इस पार्ट को पढ़ने वाले हैं। इसीलिए हम इसको बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, हम इसको बुलाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, it studies the economic actions and behavior of individual units such as individual consumer, producer, firm, प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी और अ फैक्टर। यानी कि इतना समझ लीजिए, हम यहाँ पर इंडिविजुअल स्टडी कर रहे होते हैं। किसकी इंडिविजुअल स्टडी? इंडिविजुअल स्टडी होती है हमारे इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की, इंडिविजुअल कंज्यूमर की, इंडिविजुअल फर्म की, या किसी फैक्टर की, सिंगल फैक्टर की पढ़ाई हम कर रहे हैं, इंडिविजुअल फैक्टर की हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसीलिए हम इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है बच्चों बुलाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी कर रहे हैं। Definitions of microeconomics. You have already studied some important definitions of microeconomics. Let us review some more definition. Already हमने microeconomics का meaning तो समझ लिया है, लेकिन हम अब उसके और ज़्यादा in depth definitions में जाएंगे, देखेंगे कि कैसे कैसे हमको definitions यहाँ पर अलग अलग प्रोफेसर्स ने जो है इन्होंने रिसर्च किया है, तो हमको अलग अलग इन्होंने definitions जो है वो दिए हैं। मॉरिस जॉब का कहना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रोस्कोपिक स्टडी है। माइक्रोस्कोप हमने देखा है अपने स्कूल में, हमने देखा होगा रिसर्चर्स के टाइम पे, लैब में जब हम जाते थे हमको बताया गया है माइक्रोस्कोप क्या होता है, राइट। हम बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, बारीकी से देख सकते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को बोला जाता है माइक्रोस्कोपिक स्टडी है। क्यों माइक्रोस्कोपिक स्टडी है बच्चों? ये क्योंकि हम इंडिविजुअल लेवल पर एक एक चीज़ की क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। चाहे इंडिविजुअल कंज्यूमर हो, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो, इंडिविजुअल फर्म हो, इंडिविजुअल फैक्टर हो, या किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी का एक प्राइस हो, तो हम यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल पर पढ़ाई कर रहे हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जा रही है, किसकी? एंटायर इकोनॉमी की। सेकेंड जो है हमारे प्रोफेसर AP लर्नर का कहना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोप। ये भी कहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रोस्कोप से किसी चीज़ की हम यहाँ पर एंटायर नेशन की स्टडी कर रहे हैं। As it were to see how the millions of cells in the body of economy। अब ये जो इंडिविजुअल हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो बच्चों ये क्या है, जैसे बॉडी में हमारे अलग अलग सेल्स होते हैं ना, तो ये जितनी भी पढ़ाई हम करते हैं, हम ये सारे मिलियंस ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में है। कौन सी बॉडी में? बॉडी ऑफ इकोनॉमी, यानी कि नेशन के अंदर जितने भी ये मिलियंस ऑफ सेल्स है, हम उसकी पढ़ाई कर रहे हैं। The individuals or households as consumers and individuals or firms as producers play their part in the working of the whole economic organism। तो पूरी इकोनॉमी के अंदर ये जो अलग अलग सेल्स है, इंडिविजुअल्स हो गए, हाउस होल्ड हो गए, कंज्यूमर हो गए, इंडिविजुअल्स ऑफ फर्म्स हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, ये सब जिस तरीके से काम करते हैं एक इकोनॉमी के अंदर, उसी को तो हम बुलाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। उन्हीं की स्टडी को जो हम करते हैं वो हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स।
अब इसी के साथ साथ हमको एक चार्ट दिया गया है जो कि बताता है हमको किस तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, कितनी सारी थियोरीज हैं, इंडिविजुअल लेवल पर हम क्या क्या पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले हम स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखें तो इसको 3 इंपॉर्टेंट थ्योरी में डिवाइड किया गया है बच्चों। सबसे पहला आता है हमारा थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, तो ये हमारा पहला थियोरी है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। दूसरा है थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग। तीसरा आता है हमारा थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तो ये 3 चीज़ है। अब थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर हमको डिमांड और सप्लाई जो है वो आ जाता है, डिमांड सप्लाई एनालिसिस की स्टडी होती है। थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में हम देखते हैं रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये कुछ नहीं है। थियोरी ऑफ प्रोडक्शन अगर हमको पता होगा तो लैंड, लेबर, कैपिटल और प्रॉफिट जो है वो चाहिए होता है एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर को, राइट। तो फैक्टर प्राइसिंग बोला गया है ना, ये क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम कुछ अमाउंट देते हैं तो उसको हम बोलते हैं फैक्टर प्राइसिंग। लास्ट आता है हमारा थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, जिसके अंदर हम एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, कंजम्पशन और ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे। तो 1 बाय 1 हम क्या करेंगे बच्चों, इन सारी थियोरीज को देखेंगे कि ये थियोरी हमको क्या बताना चाहती है, और हम डिटेल में माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला आता है थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। अब थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग जो है बच्चों वो हमको बोलता है द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यानी कि यहाँ पर हम अगर देखें तो हमको बोला जा रहा है प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर कि डिमांड एनालिसिस, सप्लाई एनालिसिस के ऊपर है हमारे प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो इंडिविजुअल कमोडिटी का जो प्राइस है वो डिटरमाइन कौन करता है, डिसाइड कौन करता है, मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस किसके, डिमांड और सप्लाई के। यानी कि अगर ये मेरा एक कमोडिटी है, ये मेरी एक कमोडिटी है, अगर मार्केट में इसका डिमांड है, अगर मार्केट में इसका डिमांड है तो वही इसका प्राइस भी डिसाइड करेगा और सप्लाई भी जो है वो डिसाइड करेगा। तो डिमांड एंड सप्लाई जो है वो क्या बोल रहा है, इंडिविजुअल कमोडिटी का प्राइस जो है वो डिसाइड किया जाता है किसके तहत, डिमांड और सप्लाई के तहत। Microeconomics is concerned with demand analysis, that is individual consumer behavior, and supply analysis, that is individual producer behavior. तो डिमांड किसकी तरफ से होती है, डिमांड होती है कंज्यूमर की तरफ से, तो कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी हो रही है। सप्लाई किसकी तरफ से होता है बच्चों, प्रोड्यूसर, जो इस गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, राइट, जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है उसकी तरफ से क्या होता है, सप्लाई होता है। तो बेसिकली सप्लाई एनालिसिस जो होता है वो प्रोड्यूसर बिहेवियर की स्टडी करता है। तो इसीलिए बोला गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों ही चीज़ों से कंसर्न रखता है, दोनों ही चीज़ों की पढ़ाई होती है इसमें। किसकी, आपके डिमांड और सप्लाई की। किसके अंदर, थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर। प्रोडक्ट प्राइसिंग याद रखना, थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग तो ये बात कर रहा है डिमांड एंड सप्लाई की, डिमांड एंड सप्लाई की। तो किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो डिटरमाइन किया जाता है मार्केट फोर्सेस से। किसके मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई के मार्केट फोर्सेस से। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या बोल रहा है आगे, इट इज कंसर्न विद डिमांड एनालिसिस। जब हम डिमांड एनालिसिस की बात करते हैं इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर की बात कर रहे हैं। जब हम सप्लाई एनालिसिस की बात करते हैं इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर की हम बात करते हैं। तो ये है हमारा थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। सेकेंड हम बढ़ते हैं हमारा थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग की तरफ। बच्चों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो हमको पता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये क्या है हमारे, ये है हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब इन्हीं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कुछ रिवॉर्ड देना ज़रूरी है, राइट। अगर आपको कोई सैलरी ना दे तो क्या आप काम करेंगे, बिल्कुल आप काम नहीं करेंगे। अगर कोई आपकी ज़मीन यूज़ कर रहा है लेकिन आपको बदले में कुछ मिल नहीं रहा है तो क्या आप अपनी ज़मीन फ्री में उसको दे दोगे, नहीं दोगे। अगर आप बिजनेस चला रहे हो, एंटरप्रेन्योर हो, तो क्या आप प्रॉफिट नहीं कमाना चाहोगे, क्या आप सब ऐसी गरीबों में बांट दोगे, बिल्कुल भी नहीं ऐसा करोगे, राइट। तो हर चीज़ का एक रिवॉर्ड होता है। उसी तरीके से हमारे थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग है, इट इज़ नथिंग बट रिवॉर्ड फॉर द लैंड, फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नाउ in microeconomics, land, labor, capital and entrepreneur are the factors that contribute to the production process. अब ये लोग क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं इसीलिए इनको बोला जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। Microeconomics helps in determining the factor rewards for land, labor, capital and entrepreneur in the form of rent, wages, interest and profit respectively. Microeconomics बोलता है इनको हम फैक्टर जो है, फैक्टर रिवॉर्ड्स जो है हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलने चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको अभी समझाया था लैंड जो होता है उसके लिए क्या होता है, उसके लिए होता है रेंट। लेबर के लिए क्या होता है, लेबर के लिए होता है वेजेस। कैपिटल जो है उसके लिए क्या होगा, कैपिटल के लिए होगा इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर के लिए होगा प्रॉफिट। तो इस तरीके से थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग हमको बोलता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए फैक्टर प्राइसिंग होना ज़रूरी है।
आई होप वी आर क्लियर विद दिस टू थियोरी, प्रोडक्ट प्राइसिंग, डिमांड एंड सप्लाई, फैक्टर प्राइसिंग, दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए फैक्टर रिवॉर्ड्स होने ज़रूरी है। Next theory that we have is theory of economic welfare. Now when we talk about this theory of economic welfare, तो बच्चों एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना आपको बहुत ही ज़रूरी है। वेलफेयर की अगर हम बात करें, यानी कि सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो जो अच्छा काम गवर्नमेंट करती है अपनी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, तो उसी बेसिस पर हमारी थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर बनाई गई है, जो बोलती है कि सोसाइटी के उद्धार के लिए कितना ज़्यादा काम किया गया है। अब सोसाइटी के उद्धार के लिए या डेवलपमेंट के लिए या वेलफेयर के लिए बेसिकली theory of welfare basically deals with efficiency in the allocation of resources. जितने भी resources है उसको allocate किस तरीके से किया गया है, that is what your theory of welfare means. Efficiency in the allocation of resources is attained when it results in maximization of satisfaction of the people. एफिशिएंसी जो है बच्चों, ये टर्म का मतलब होता क्या है? एफिशिएंसी जो है बच्चों, इसका मतलब होता है कि आपने आउटपुट दिया, आपने रिजल्ट दिया, आपने गोल अचीव किया बिना किसी वेस्टेज के या फिर कम वेस्टेज के। मिनिमम वेस्टेज किया है या मिनिमम से भी कम वेस्टेज किया है आपने, और आपने गोल को अचीव कर लिया है। तो इकोनॉमिक वेलफेयर की अगर हम बात करें तो ये एफिशिएंट है, यानी कि बिना रिसोर्सेज को वेस्ट किए हुए हमने सोसाइटी में अपने रिसोर्सेज को क्या किया है, एलोकेट किया है। एफिशिएंट तब बोला जाएगा जब मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा, जब लोग सेटिस्फाई होंगे उस रिसोर्सेज के एलोकेशन के बाद, तो तभी हम कहेंगे कि एफिशिएंसी अचीव की गई है। एफिशिएंसी का सिंपल अगर हिंदी टर्म हमको समझना है तो उसका मतलब होता है क्षमता। तो एफिशिएंसी जो है वो अचीव की गई है कब? जब लोग जो है वो सेटिस्फाइड है। देन वी हैव एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। अब इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट थियोरी है जो हम देखेंगे। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, efficiency in production means producing maximum possible amount of goods and services from the given amount of resources. यानी कि मेरे पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उससे मुझे क्या करना है, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है। अवेलेबल रिसोर्सेज यानी कि मुझे वेस्ट नहीं करना है रिसोर्सेज को। उससे अगर मुझसे 10 प्रोडक्ट बन सके, 20 बन सके, 30 बन सके, 100 बन सके, मेरे पास कम रिसोर्सेस है, लेकिन रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल करना मुझे आना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव इज एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। Efficiency in consumption means distribution of produced goods and services among the people for consumption in such a way as to maximize total satisfaction of the society. अब आपको कंजम्पशन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करना है कि सोसाइटी में उस कंजम्पशन के बाद सेटिस्फैक्शन रहे। सोसाइटी में उस कंजम्पशन के बाद क्या रहना चाहिए, सेटिस्फैक्शन रहना चाहिए कि हाँ भाई हमने अगर दिया है, कुछ अमाउंट पे किया है किसी चीज़ के लिए, कोई रिसोर्सेज अगर हमारे पास है, कोई प्रोडक्ट हमने लिया है, तो वी आर सेटिस्फाइड विद द अमाउंट दैट वी आर पेइंग फॉर दैट प्रोडक्ट। फिर आता है ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी विच मीन्स प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल। अब ऐसे गुड्स को बनाओ, ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन करो जिसकी डिमांड हो मार्केट में। ऐसा कोई गुड्स जिसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं हो या फिर सिर्फ एक निश मार्केट हो, तो फिर उसके लिए कोई मतलब ही नहीं बनता है ऐसे प्रोडक्शन करने का। तो जो लोग चाहते हैं, देखो प्रोडक्शन कभी भी आप करो तो लोगों की ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए, तो लोगों को वैसे प्रोडक्ट की ज़रूरत होनी चाहिए। अब ऑलरेडी इतने सारे सेलफोन्स के मार्केट है हमारे पास में, एक और सेलफोन अगर आप न्यू इंट्रोड्यूस करोगे तो लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, राइट, क्योंकि हमारा काम हमारे एप्पल से, सैमसंग से, ओप्पो से, वीवो से चल जाता है। तो एक और नया फ़ोन आ जाएगा, हमें उसकी ज़रूरत नहीं अनलेस एंड अनटिल आपने उसके अंदर वो फीचर्स दिए हो जो लोग डिज़ायर करते हैं कि एक फ़ोन के अंदर होना चाहिए, राइट। सो दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। माइक्रोइकोनॉमिक थियोरी शोज अंडर व्हाट कंडीशंस दीज एफिशिएंसी आर अचीव। तो माइक्रोइकोनॉमिक थियोरी हमको बताता है कि कौन से कंडीशन में ऐसी एफिशिएंसीज अचीव की जा सकती है। Thus the focus of microeconomics is mainly confined to price theory and resource allocation. तो microeconomics जो है सबसे ज़्यादा कौन सी theories confine करके रखा है, theory of pricing and resource allocation theory. It does not study the aggregate relating to the whole economy. अब ये entire economy की study नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो काम किसका है, macroeconomics का है, तो वो study macro में होती है। तो microeconomics जो है पूरे nation की study नहीं करता है। This approach does not study national economic problems such as unemployment. Unemployment के बारे में भी बात नहीं करता है भैया, क्यों बात करेगा अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, वो पूरे एग्रीगेट स्टडी है, टोटल स्टडी है, वो काम मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। सारा काम माइक्रो करेगा तो मैक्रो क्या करेगा,
करेगा, मैक्रो को भी तो कुछ काम करना है, तो मैक्रो जो है इन सारी स्टडीज से डील करता है। अनएम्प्लॉयमेंट की स्टडी नहीं करता है, पॉवर्टी इनइक्वालिटी ऑफ इनकम की स्टडी नहीं करता है। Theory of growth, theory of business cycle, monetary fiscal policies are beyond the limits of microeconomics। अब क्योंकि ये इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी कर रहा है, छोटे छोटे मिलियंथ पार्ट की स्टडी कर रहा है, तो एग्रीगेट स्टडी तो हो नहीं सकती। एग्रीगेट यानी सबको मिलाकर टोटल स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स से नहीं हो सकती है, राइट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ये काम नहीं करता है, इन सारी चीज़ों की स्टडी नहीं करता है। वो स्टडी करने का काम किसका है? वो काम है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो कि हमारा अगला टॉपिक है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बाद आएगा। अब हम देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ फीचर्स। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। अब हमने कई बार सुना है, बहुत देर से हम सुनते आ रहे हैं इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में, इंडिविजुअल स्टडी करता है। तो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक इंडिविजुअल फर्म, यानी कि इसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं, इंडिविजुअली पढ़ाई कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल फर्म की पढ़ाई कर रहे हैं। इंडिविजुअल प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फैक्टर की हम स्टडी करते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल यूनिट की हम पढ़ाई करते हैं। प्राइस थियोरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, hence it is known as price theory। अब क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने देखा ना पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस के बारे में उसकी स्टडी करता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्या डिटरमाइन करता है? प्राइजेस ऑफ गुड्स, सर्विसेज और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की पढ़ाई करता है। इसीलिए हम इस थियोरी इसको क्या बोलते हैं? प्राइस थियोरी भी बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को। पार्शियल इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस, यानी संतुलन बनाए रखना। किसके बीच में? देखो संतुलन इंडिविजुअली तो नहीं बनेगा, दो चीज़ चाहिए, दो फैक्टर चाहिए। तो यहाँ ये जो है ये दो फैक्टर है, तो इसके बीच में बैलेंस बनाए रखना जो है वो ज़रूरी होता है। ये दो पॉइंट है, इन दोनों के बीच में क्या करना है? हमको बैलेंस बनाना है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। Microeconomic analysis deals with partial equilibrium, which analyzes equilibrium position of an individual economic unit। यानी कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? पार्शियल इक्विलिब्रियम में वी आर ट्राइंग टू एनालाइज इक्विलिब्रियम पोजीशन, द बैलेंस पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। तो कौन से इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की हम स्टडी कर रहे हैं? या तो इंडिविजुअल कंज्यूमर की, या तो हम फर्म की पढ़ाई कर रहे हैं, या तो हम एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं। It isolates an individual unit from other forces and studies its equilibrium independently। यानी कि हम सिर्फ एक फैक्टर की, एक इंडिविजुअल यूनिट की पढ़ाई कर रहे हैं, तो दूसरे फैक्टर्स को हम क्या मानकर चलते हैं? दूसरे फैक्टर्स को जो है वो हम मानकर चलते हैं ceteris paribus, दैट इज अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। यानी दूसरे फैक्टर्स में चेंजेस नहीं आएगा। मैं इंडिविजुअल स्टडी कर रही हूँ, जैसे कि प्राइस की स्टडी कर रही हूँ, तो सिर्फ प्राइस की स्टडी करूँगी मैं, तो उसके अलावा दूसरे जितने भी फैक्टर्स होंगे, इनकम हो गया, नेशनल इनकम हो गया, इन सबको मैं कांस्टेंट मानकर चलूँगी। तो इसीलिए इसको बोला जाता है पार्शियल। पार्शियल यानी कि हाफ। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम जो है वो हम स्टडी कर रहे हैं कहाँ पर? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अब क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम देखो दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलती है, राइट। जो रियलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा अलग होती है। अब इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स भी क्या करता है? कुछ एजम्पशंस के ऊपर काम करता है, कुछ चीज़ें एज्यूम करता है। एज्यूम करना यानी कि ये चीज़ हम मान कर चल रहे हैं। जैसे मैंने बोला ना, मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आप पढ़ाई कर रहे हो, तो यानी कि ये मैंने माना है, ऐसा मैंने कल्पना कर रखी है कि आप पढ़ाई कर रहे हो। तो यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स कुछ एजम्पशंस लेकर चलता है। जो एजम्पशंस बोलते हैं begins with the fundamental assumption other things remaining constant, other things remaining constant, constant यानी कि स्थिर है, यानी कि स्थिर है। it is not going to be changed, it is unchanged। दूसरे फैक्टर स्थिर हैं, उनमें किसी तरीके का चेंज नहीं आ रहा है। जो भी चेंज आ रहा है, जिसकी मैं पढ़ाई कर रही हूँ उसके अंदर चेंज आ रहा है, तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। जो भी चेंज है इसके अंदर है, तो मैं इसकी इंडिविजुअल स्टडी कर रही हूँ, तो बाकी सारे फैक्टर्स को मैंने माना है कि वो क्या होंगे? कॉन्स्टेंट होंगे। Okay, such as perfect competition, laissez-faire policy, pure capitalism, full employment, these assumptions make the analysis simple। यानी कि अब इन सारी चीज़ों की अगर मुझे पढ़ाई करनी है, अगर मुझे किसी एक चीज़ की पढ़ाई करनी है, तो बाकी सारी चीज़ों को मुझे कांस्टेंट मानकर चलना होगा। नेक्स्ट, स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड का मतलब होता है, अब हम अगर एक ब्रेड का पैकेट लेकर आए तो ब्रेड स्लाइसेस होते हैं, राइट। ऐसा तो ब्रेड होता नहीं है कि हम उसको पूरा लेकर खा जाए, राइट। ब्रेड हमने देखा है,
तो ब्रेड जो है वो स्लाइसेस में होता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स भी क्या करता है, स्लाइस यानी कि डिवाइड करता है। किसको डिवाइड करता है, इट स्प्लिट्स और डिवाइड्स द होल इकोनॉमी इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स एंड देन स्टडीज ईच यूनिट सेपरेटली इन डिटेल। राइट, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, एंटायर इकोनॉमी को क्या कर रखा है, ये हमारी एंटायर इकोनॉमी है, स्लाइसिंग मेथड, स्लाइस करना, सबके स्लाइस बना दिया है उसने, तो इसने स्लाइस बना दिया है सबके। अब स्लाइस बना बना कर सब की क्या कर रहा है, इंडिविजुअल स्टडी जो है वो कर रहा है। यानी ये एक इंडिविजुअल स्टडी हो गई, ये दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया है, इंडिविजुअली सबको स्लाइस बनाकर रख दिया है और उसकी स्टडी जो है वो हम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम आउट ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि पूरी नेशनल इनकम है उसमें से हमने क्या किया, किसी इंडिविजुअल इनकम के ऊपर पढ़ाई कर ली। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड आउट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ये एंटायर डिमांड है, इस पूरे डिमांड में से इंडिविजुअल डिमांड को हमने ले लिया, तो इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, ये सारी चीज़ें क्योंकि हम अलग अलग इंडिविजुअली पढ़ रहे होते हैं, इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है बच्चों स्लाइसिंग मेथड का यूज़ करता है। ओके, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, अब किसकी पढ़ाई करता है, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल को अपनी पढ़ाई में शामिल करता है। मार्जिनलिज्म को पढ़ने के लिए पहले हम समझते हैं मार्जिनल का मतलब क्या होता है। मार्जिनल मीन्स चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय एन एडिशनल यूनिट, तो मार्जिनल एनालिसिस हेल्प्स टू स्टडी अ वेरिएबल थ्रू द चेंजेस, यानी कि टोटल यूनिट्स जो है उसके ऊपर हमने एक और एडिशन कर दिया। अब ये एडिशन कर देने के बाद में बच्चों हम इसकी वजह से आने वाले चेंज की जो पढ़ाई करते हैं, दैट इज़ योर मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। यानी ये टोटल है, इस टोटल में हमने एक और ऐड कर दिया। अब इस एक को ऐड करने के बाद में जो भी चेंजेस आते हैं तो हम जो स्टडी करते हैं, दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। Marginal analysis helps to study a variable through the changes. Producers and consumers take economic decisions using this principle. कई सारे producers हैं, consumers हैं, economic decisions इसी principle के ऊपर लेते हैं। सिंपल सा मतलब मैं आपको समझाती हूँ। आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो आप चले जाते हो कहीं पर खाने। अब आपको आसपास कुछ नहीं दिखता है, मैकडॉनल्ड्स दिखाई देता है, तो आप वहाँ चले जाते हो खाने। अब भूख लगी है, कुछ ऑप्शंस दूसरे आपके पास अवेलेबल नहीं है। 599 का आपको एक मील प्लान जो है वो अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको एक बर्गर और एक कोक और थोड़े से स्मॉल साइज़ के फ्राइज़ आपको मिल जाएंगे। अब भूखे हो, आपने कुछ खाया नहीं है, दूर दूर तक कुछ नहीं है खाने के लिए, मैकडॉनल्ड्स मिल गया है, तो मैकडॉनल्ड्स में 599 का मुझे मील मिल गया। मैंने वो मील ले लिया और मैंने खा लिया। खा लेने के बाद भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, क्योंकि मुझे भूख बहुत ज़बरदस्त लगी है और हम लोगों को खाना अच्छा खासा चाहिए होता है, तगड़ा। एक बर्गर से हमारा पेट जो है वो नहीं भरता है। तो ये जो मैंने मील लिया था, ये मैंने कितने का लिया था, 599, दैट वाज टोटल। ओके, ये जो मील था मेरा, दैट वाज फॉर 599। अब मैंने खा लिया, पेट तो नहीं भरा मेरा, मुझे और भूख लगी है। अब भूख लगी है मुझे, तो फिर मुझे दूसरी बार कुछ ऑर्डर करना है, लेकिन दूसरी बार 599 पे करना मुझे वर्थ नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? एक बर्गर के लिए, कोक के लिए, एक स्मॉल साइज फ्राइज़ के लिए मैंने 600 रुपये दे दिए। भूख अब भी लगी हुई है, लेकिन कुछ हद तक तो मेरी भूख सेटिस्फाई हुई ना, पूरी तरीके से नहीं हुई है, कुछ हद तक तो हुई है। इसीलिए दोबारा मुझे 599 पे करना वर्थ नहीं करता है। दोबारा के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, सिर्फ एक फ्राइज़ ले लिया मैंने, या सिर्फ एक बर्गर ले लिया, मुझे कोई मील नहीं चाहिए, राइट। कम अमाउंट में मैंने ले लिया मेरी भूख को सेटिस्फाई करने। तो ये एडिशनल यूनिट की वजह से जो चेंज आया ना, बस यही चेंज की बात मैं कर रही हूँ जो डिसीजंस लेने के लिए स्टडी की जाती है। आई होप वी आर क्लियर विद द मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। Next we have is analysis of market structure. Microeconomic analysis analyzes different market structures such as perfect competition, monopoly, monopolistic and oligopoly. बच्चों ये हमारे अलग अलग मार्केट के टाइप्स है। जब हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 6 में, तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी क्या होता है। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ये सारे मार्केट की इंडिविजुअल स्टडी भी करता है, चाहे परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो, मोनोपोली हो, मोनोपोलिस्टिक हो या ओलिगोपोली कॉम्पिटिशन हो। लिमिटेड स्कोप. The scope of microeconomics is limited
टू ओनली इंडिविजुअल यूनिट्स। अब लिमिटेड स्कोप क्यों है? क्योंकि हम सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट्स की पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे इंडिविजुअल इनकम की पढ़ाई कर दी, इंडिविजुअल डिमांड की पढ़ाई कर दी, हमने नेशनल इनकम या नेशनल डिमांड की पढ़ाई नहीं की है, तो इसीलिए उसका स्कोप जो है वो लिमिटेड है। It doesn't deal with the nationwide economic problems such as inflation, deflation, balance of payment, poverty, unemployment, population, economic growth। यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को नहीं देखते हैं। हम क्या नहीं देखते हैं? नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को नहीं देख रहे हैं। इन्फ्लेशन बढ़ गया है, डिफ्लेशन हो रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ में चेंजेस है, ये सारी चीज़ों को हम नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ही है इंडिविजुअल स्टडी करना है। पूरे नेशन का ठेका माइक्रो इकोनॉमिक्स ने नहीं ले रखा है, वो जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर छोड़ दिया है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलता है मैं छोटी छोटी जिम्मेदारी संभालूंगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलता है नेशन की जिम्मेदारी मेरी है, मैं संभालूंगा। तो दैट इज द रीजन द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अब हम देखेंगे। प्राइस डिटर्मिनेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन हाउ द प्राइजेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? प्राइस डिटरमाइन करता है, किसके? अलग अलग प्रोडक्ट्स के और प्रोडक्शन प्रोसेस के, और प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें डिसाइड की जाएगी ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स डिसाइड करता है। फ्री मार्केट इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस जो है वो नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर फ्री मार्केट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी वेयर इकोनॉमिक डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये सारी चीज़ें आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। सो दीज आर द क्वेश्चंस विच आर टेकन एट इंडिविजुअल लेवल्स एंड देयर इज नो इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट और एनी अदर एजेंसी। तो बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट या किसी भी एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट आपके डिसीजन में नहीं होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि इंडिविजुअल लेवल पर ही अपने डिसीजंस के साथ डील कर लेती है, इसलिए फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है यहाँ पर। नेक्स्ट इट इज टॉकिंग अबाउट फॉरेन ट्रेड। Microeconomics helps in explaining various aspects of foreign trade like effects of tariff on a particular commodity. माइक्रोइकोनॉमिक्स जो है भले ही बड़े पैमाने पर चीज़ों को नहीं देखता है, लेकिन अगर इंडिविजुअली भी स्टडी कर रहा है तो कई सारे एस्पेक्ट्स दिखाता है। जैसे कि फॉरेन ट्रेड में अगर हम देखें, जितने भी टैरिफ होते हैं एक पर्टिकुलर कमोडिटी के ऊपर, उसका इफेक्ट क्या होता है। टैरिफ का मतलब होता है सम ड्यूटीज़ विच आर बीइंग चार्ज्ड। जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो हम अगर ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे ना तो हमारे ऊपर क्या हो जाएगा, अगर हमने ज़्यादा एक्सपोर्ट किया दूसरी कंट्री में, तो वो कंट्री जहाँ पर इंपोर्ट हो रहा है वो क्या करती है, वो हमसे टैरिफ चार्जेस लेती है, क्योंकि वहाँ पर इंपोर्ट हो रहा है ना। तो हम ताकि उसकी कंट्री में ज़्यादा ट्रेड ना करते जाए, इसीलिए उसने हमको ड्यूटीज़ चार्ज कर दी। अब अगर ये 10 रुपया मुझे बनाने के लिए लगता है, 50 रुपया मैंने इसके ऊपर ड्यूटी पे कर दी है, तो मुझे कितने में इसको बेचना होगा? एटलीस्ट 70-80 में बेचना होगा, राइट। तो इसके प्राइजेस, इसके ऊपर इफेक्ट हुआ ना। हो सकता है बाहर के मार्केट में इसकी डिमांड जो है वो कम हो जाए, क्योंकि 70 में बेच रही हूँ मैं इसको, तो मुझे भी तो टैरिफ पे करना पड़ा है उसके लिए, राइट। डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट्स ऑफ एनी टू कंट्रीज, गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड टू अ पर्टिकुलर कंट्री। और इसी के साथ साथ करेंसी एक्सचेंज रेट, किसी भी दो कंट्री के करेंसी एक्सचेंज रेट जब भी, जैसे इंडिया अगर यूएस से डील कर रहा है, इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, तो हम वहाँ पर डिसाइड करते हैं कौन से करेंसी में हमको डील करना है, डॉलर में होगा या रुपीज़ में होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन दोज करेंसीज यू हैव टू डिसाइड, दोज कंट्रीज नीड टू डिसाइड। तो ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा होता है। गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड टू अ पर्टिकुलर कंट्री, किसी भी कंट्री से हमें कितना फ़ायदा मिला है इंपोर्ट करके, या यहाँ पर अगर ज़्यादा एक्सपोर्ट किया तो हमें उससे कितना बेनिफिट मिला है। तो ये सारी चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही हिस्सा होती है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशंस। अच्छा, कई सारे इकोनॉमिक मॉडल जैसे बने हुए हैं जो कि कॉम्प्लेक्स यानी कि डिफिकल्ट इकोनॉमिक सिचुएशंस को काफ़ी आसान करके हमको समझाते हैं। जैसे कई बार हमको समझ में नहीं आता कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, इन्फ्लेशन रेट्स हाई होते जा रहे हैं, तो हमको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। तो ये जो डिफिकल्ट सिचुएशंस होती है, इसके लिए कई सारे इकोनॉमिक मॉडल्स जो है वो बने हुए हैं। तो माइक्रो लेवल पर भी ऐसे कई सारे इकोनॉमिक मॉडल्स बने हुए हैं। इकोनॉमिक सिचुएशंस विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक मॉडल्स, इट हैज़ मेड अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक्स बाय डेवलपिंग वेरियस टर्म्स। अब बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है इकोनॉमिक्स में, क्योंकि कई सारे टर्म्स है जो कि आए हैं हमारे सामने
कई सारे कॉन्सेप्ट्स है, कई सारे टर्मिनोलॉजीज है इकोनॉमिक एनालिसिस से रिलेटेड। इकोनॉमिक मॉडल्स आर बिल्ट यूजिंग वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अब ये जो मॉडल्स को बनाए गए हैं ये अलग अलग वेरिएबल्स को लेकर बनाए गए हैं, तो इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हमको क्या बोलता है, इट इज़ हेल्पिंग और इट इज़ यूजफुल फॉर बिल्डिंग इकोनॉमिक मॉडल। Next we have is business decisions. Microeconomic theories are helpful to businessmen for taking crucial business decisions, and these decisions are related to the determination of cost of production, prices of goods, maximization of output and profit. तो बिजनेस डिसीजंस जो भी लिए जाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की थियोरीज होती है जो कि बिजनेसमैन को हेल्प करती है अपने इकोनॉमिक डिसीजंस के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको प्राइस डिटरमाइन करना है तो आपको देखना होता है मार्केट में उसका डिमांड कितना है। अगर डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइस भी बढ़ेगा, डिमांड घट रहा है तो प्राइस भी उसका घटेगा। सिमिलरली सप्लाई साइड आप सोचते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना रखना है, प्राइसेस ऑफ गुड्स, आउटपुट मैक्सिमाइज करना है या फिर प्रॉफिट आपको ज़्यादा चाहिए, जो भी आपने सोच रखा है आपके बिजनेस के डिसीजंस के लिए आपको माइक्रो इकोनॉमिक की थियरीज हेल्प करती है। इट इज़ यूजफुल टू द गवर्नमेंट। Now it is useful to government in framing economic policies such as taxation policy, public expenditure policy, price policy, monetary policies, fiscal policies। ये जो हमारे नेशन का हिस्सा है बेसिकली वो तो नेशनल में आ जाता है, लेकिन ये सारी पॉलिसीज़ जो है हमको फ्रेम करनी होती है जब टैक्सेशन पॉलिसी या प्राइसिंग पॉलिसी, तो उसके लिए क्या होता है हमारे गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है इस माइक्रो इकोनॉमिक थियोरी के ज़रिए। These policies help the government to attain its goal of efficient allocation of resources and promoting economic welfare of the society। तो सोसाइटी के उद्धार के लिए जो भी पॉलिसीज बनानी है तो गवर्नमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती है। ये थियोरीज जो है इसको स्टडी करके, इसको रिसर्च करके इसका जो आउटकम मिलता है उसके बेसिस पर गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाती है, फ्रेम करती है। बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स explains how best results can be obtained through optimum utilization of resources and its best allocation. It also studies how taxes affect social welfare. अब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो बताती है किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है रिसोर्सेज को। ये एक रिसोर्स है, इसको कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन, और उसको किस तरीके से एलोकेट किया जा सकता है। और इसी के साथ साथ सोशल वेलफेयर की जो हम पढ़ाई करते हैं तो कहीं ना कहीं टैक्सेस जो है उसका इफेक्ट सोशल वेलफेयर के ऊपर, सोसाइटी के उद्धार के ऊपर क्या होता है वो भी बताने में हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा हेल्प करती है गवर्नमेंट को। So with this we have completed the concept of microeconomics. I hope we are clear with the concept entirely of microeconomics. What is the meaning, what is the definition, what are the features, what are the theories that have been included, product pricing आ जाता है हमारा, फैक्टर्स प्राइसिंग आ जाता है, इकोनॉमिक वेलफेयर की थ्योरी हमने देख ली है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट होता है। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम शुरुआत करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो डिटेल में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।